बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल। मेरा नाम है वेदांत द्विवेदी। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन लिया था कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, उसमें क्या क्या वर्ड्स कीवर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का हम लोग बहुत अच्छे से समझे थे। इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से समझे थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। मतलब स्फेरिकल मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरह से बनाता है, उसको डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके इमेज को समझेंगे कहाँ पे। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो आपको ऑप्टिक्स में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, यही मेन लेक्चर है जो कि आप अगर समझ गए अच्छे से तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आपको ऑप्टिक्स में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को ध्यान से देखें और हर एक चीज़ को इसमें हम लोग इस लेक्चर में पहले तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन, ये कई बार बोर्ड्स में भी पूछा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे होगा तो क्या बनेगी। इन सभी केसेस को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग रूल्स पढ़ेंगे कि इस इमेज बनाने के लिए क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। हमारे पास दो ही तो स्फेरिकल मिरर है, एक है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आप लोग हेडिंग लगाए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के द्वारा बनाए गए इमेज के लिए क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, पहला हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है, इसको यहाँ पे आप लोग केस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, केस 1 मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इस लेक्चर को देखते हुए आप लोगों को स्केल पेंसिल की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए स्केल पेंसिल इरेजर लेके बैठे, जिससे आप लोगों को इमेज बनाने में और आसानी होगी और एकदम एक्यूरेट आपको मेजरमेंट मिलेगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट जहाँ पे लोकेशन होना चाहिए आप लोग एक एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके ही काम करिएगा। इससे आप लोगों को अच्छी इमेज बनाने के लिए, मतलब बोर्ड्स वगैरह में अच्छे नंबर्स मार्क्स भी मिलेंगे कि इमेज बोर्ड। अब पहले आप लोग तो लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद नोट्स अपने बनाइए, नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद फिर उसके बाद रफ में आप लोग प्रैक्टिस करिए, तो अच्छा इमेज फॉर्मेशन का आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो पहला रूल ये कहता है, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई पैरेलल रे है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, मान लेते हैं बी ए, कोई हमारे पास एक रे है बी ए। ठीक है, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होगी वो किसी एक कॉमन पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे पास होगी। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, फोकस। यानी जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी। यही हमारा पहला लॉ है। क्या है, समझ में आई बात। कोई भी पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जब मिरर से स्ट्राइक करने के बाद किसी कॉमन पॉइंट से पास होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। यानी पैरेलल रे जो होगी वो फोकस से पास करेगी। पैरेलल रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी वो कहां से पास करेगी, फोकस से। ये हमारा पहला नियम है। ठीक है, सेकेंड नियम क्या कहता है, केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड क्या कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है।
ये हमारा पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। ठीक है, कोई भी रे जो कि फोकस से पास होके जाए, कोई भी रे जो कि फोकस से पास होके जाए तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जस्ट इसी का उल्टा केस, यहाँ पे पैरेलल रे आ रही थी और फोकस से पास हो रही थी, यहाँ पे फोकस से जा रही है, इसलिए ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दो केस समझ लीजिए, मतलब दो नियम हो गए। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास होगी, और फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगी। ठीक है, आई बात समझ में? इस दो केस को आप लोग नोट कर लीजिए, या तो लिख लीजिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। ठीक है, नोट हो गया? 1 2 3। नेक्स्ट रूल। ठीक है, नोट हो गया? नोट हो गया 1 2 3। नाउ नेक्स्ट केस। मान लेते हैं हमारे पास ये वही कॉनकेव मिरर है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कोई भी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, कोई भी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, वो अपने पाथ में रिटर्न हो जाएगी। ये केस मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोग डिस्कस किए थे प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो मैंने बताया था कि कोई भी सर्कल हो, उसका सेंटर हो, ठीक है, तो अगर कोई रे इसके सेंटर से पास होती है, इसके सेंटर से पास होती है, तो क्या होती है? नॉर्मल रे होती है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला केस मैंने बताया था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर मस्ट बी इक्वल टू 0। नॉर्मल इंसिडेंस का केस कुछ याद आ रहा है? नॉर्मल इंसिडेंस का केस मैंने पढ़ाया था आप लोगों से कि कोई भी रे अगर किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली गिरे तो क्या होगा? वो अपने ही पाथ में वापस चले जाएगी। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। तो यहाँ पे भी वही केस है कि कोई रे सेंटर से पास हो गई, इसलिए हमें ये भी तो पता है ना कि अगर हम एक टेंजेंट यहाँ पे इस पॉइंट पे ड्रॉ कर दें तो ये हो गया हमारा रेडियस, ये रेडियस हो गया, और रेडियस जो होता है इस टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल इंसिडेंस का केस। अगर कोई रे नॉर्मली इंसिडेंट करेगी इस प्लेन मिरर पे, सॉरी स्फेरिकल मिरर पे, तो वो अपने ही पाथ में वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये तीन केस हम लोग समझ लिए। एक चौथा केस समझ लेते हैं, वो हमें एक जब हम लोग पर्टिकुलर केस समझेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग ये रे डायग्राम हम लोग यूज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कई पोजीशंस पे। ठीक है, तो पहला केस मैंने क्या बताया कि कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएगी तो वो फोकस से पास होगी। दूसरा केस मैंने बताया आप लोगों से कि कोई भी रे फोकस से होके पास हो, ठीक है, और मिरर से स्ट्राइक करे, उसके बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। नाउ थर्ड केस इज अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो अपने ही पाथ में रिटर्न हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। यहाँ पे आप लोग इस चीज को लिख भी सकते हैं, ये चीज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई बात समझ में? अब चौथा केस हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, नोट कर लिए? अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें। ठीक है, मैंने चौथा मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? कॉनकेव मिरर है हमारे पास। कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। आई बात समझ में? ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। ठीक है, मान लेते हैं कोई रे आके सीधे कहाँ पे? पोल पे ही स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल रे हो जाएगी, हमारे लिए नॉर्मल रे हो जाएगी ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो इसलिए नॉर्मल रे। और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू एंगल आई। ठीक है,
तो इस इमेज के लिए बनाने के लिए हमको इस नॉर्मल के साथ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, यानी दोनों ही एंगल जो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद जो रेज आएगी वो ये हो जाएगा एंगल आर, और दोनों ही एंगल बराबर होंगे, इसलिए मैं मान लेता हूँ थीटा। देयरफॉर वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू थीटा एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। तो सिमिलरली इस तरह से हम लोग एक रे डायग्राम बना सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे है आके स्ट्राइक की, तो ये थीटा एंगल बनाई नॉर्मल के साथ, तो थीटा एंगल के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस, आई बात समझ में? ऑब्लिक इंसिडेंस बोलते हैं इसको। इस केस को कंसीडर करिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग कई डिफरेंट पोजीशंस पे रखेंगे अपने इमेज ऑब्जेक्ट को और उसकी इमेज देखेंगे कहाँ पे बनेगी, ठीक है। इससे पहले कि आप लोग क्या करें, पेन या पेंसिल जो भी हो, स्केल जरूर ले लें और इरेजर, ठीक है। इससे आप लोगों को इमेज बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मेजरमेंट अच्छा आएगा, इसलिए आप लोग पेंसिल, स्केल और इरेजर ले लें जरूर, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखेंगे और उसकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। ये कई बार बोर्ड्स में भी पूछा जाता है कि यहाँ पे रखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को तो कैसी इमेज बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, क्या होगा, कैसा होगा, ये सब चीज़ों को पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग केस फर्स्ट समझते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, अब रूल्स की जगह लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, ठीक है। रूल्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या था रूल्स, एक बार रूल्स को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल ये कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज क्या होंगी, मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से पास होंगी। आई बात समझ में? और दूसरा केस जस्ट इसी का उल्टा है कि फोकस से जाने वाली रेज मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा केस हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेगी, यानी उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। चौथा केस हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑब्लिक इंसिडेंस का पढ़ा। ऑब्लिक इंसिडेंस तो पर्टिकुलरली किसी केस में हम लोग यूज करेंगे, लेकिन ऑब्लिक इंसिडेंस में क्या था, कोई भी रे आके सीधे पोल पे जाके गिरे और वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस फर्स्ट आप लोग नोट करिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ही मैंने क्या रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, आई बात समझ में? इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब है किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, मान लेते हैं कोई एक छोटा सा पॉइंट मैं इस बोर्ड पे ले रहा हूं, ठीक है, ये हमारा पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर कंसीडर करें, या तो यहां पे समझ लें कि एक चींटी बैठी हुई है, ठीक है। तो इस चींटी के लिए ये बोर्ड क्या है, बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु है ना। इस चींटी के लिए ये बोर्ड समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया लगभग इतनी ही है, समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। तो इसी छोटे ऑब्जेक्ट के लिए इन्फिनिटी इतना ही हुआ, ठीक है। तो इन्फिनिटी हमारे लिए क्या होगा कि मतलब हमसे जहां तक मेजरमेंट ना किया, जैसे अगर हम लोग इन्फिनिटी की बात करें तो यहाँ से लेके आकाश क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इन्फिनिटी बहुत दूर है हमसे आकाश, ठीक है, ऐसी बात हो सकती है। तो इन्फिनिटी का मतलब यहाँ, और जो इन्फिनिटी से आने वाली रेज होती हैं जो, वो हमेशा पैरेलल रेज होती है। इन्फिनिटी से आने वाली रेज क्या होती हैं, हमेशा पैरेलल होती हैं। इन्फिनिटी से आने वाली रेज जो होंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी, इस बात को नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हम लोग बनाते हैं कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे पास M, ये हो गया M डैश,
ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, इसका पोल कहीं यहाँ पे है P, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी ये, ठीक है। कोई रे मान लेते हैं ये BA रे है, ठीक है, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं A, ठीक है, BA, और ये रे हमेशा इन्फिनिटी से आ रही है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, ठीक है। पैरेलल रे जो आती है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से, कहाँ से, फोकस से, तो ये हो गया, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो एक रे हम लोग यहां से ले लेते हैं, ठीक है, एक रे आई और ये स्ट्राइक करने के बाद कहां से पास की, फोकस से। अब ये इसका हो गया इमेज, और यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसकी इमेज यहाँ पे। अब इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, अब यहाँ पे लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इस इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये इमेज बनी कहाँ है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है, समझ में आई बात। पैरेलल रे आई तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट नोट करिए, इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये रियल इमेज है या कि वर्चुअल है। अब इसको मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था प्लेन मिरर वाले केस में भी, कि अगर रेज एक्चुअली मीट करें, अगर रेज एक्चुअली मीट करें तो उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पे रेज अपीयर्स टू मीट तो नहीं है, लेकिन क्या रियली मीट कर रही हैं, इसलिए इमेज इज रियल। इमेज क्या है, इमेज इज रियल, दैट इज rays are actually meet, समझ में आई बात। रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसलिए इस पोजीशन पे इन्फिनिटी पे जो इमेज बनेगी वो रियल होगी। आई बात समझ में। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस पे बनेगी और इमेज का नेचर कैसा होगा, वो रियल इमेज होगी, ठीक है। अब तीसरा केस हम लोग लिख लेते हैं, इमेज इज इन्वर्टेड। अब इसमें हम लोग 2 वर्ड यूज करेंगे, इन्वर्टेड और इरेक्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव साइन में रखा हुआ है, पॉजिटिव में, तो अगर इन्वर्टेड कहेंगे तो उसकी इमेज जो होगी वो निगेटिव में होगी। अगर एक्सिस की बात करें तो ऊपर पॉजिटिव एक्सिस होता है, नीचे निगेटिव एक्सिस होता है, इसलिए इन्वर्टेड इमेज की मतलब ये जो इमेज बन रही है वो नीचे बन रही है, नीचे की साइड, यानी ऑब्जेक्ट से अपोजिट साइड में बन रही है, इसलिए ये इन्वर्टेड इमेज है। तो इन्वर्टेड कैसे पता चला, इस बात को हम लोग आगे समझेंगे, एक बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग बस केवल नोट कर लीजिए कि इमेज फॉर्म्ड एट फोकस इज इन्वर्टेड इन नेचर, यानी इमेज जो बनती है अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी वजह से इमेज जो बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। इन तीनों बात को आप लोग नोट कर लीजिए, इस बात को हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, नोट कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करिए, the image is highly diminished in size, अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट की साइज देखें
तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज होगी बहुत ही छोटी होगी, इसलिए मैंने लिखा जो इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, आई बात समझ में? इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसकी बात करें कि किसकी मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी है, इस टर्म को हम लोग क्या समझते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितनी बड़ी है या क्या उसका नेचर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। इन चारों पॉइंट को पहले नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। आई बात समझ में? नोट कर लिए? 1 2 3 नोट कर लिए? इरेज कर दें? बिल्कुल। मैग्निफिकेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एम, ठीक है, एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है, तो इसको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO विथ साइन। यहां पे लिख दीजिए विथ साइन। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग लाएंगे मिरर्स फार्मूला, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिरर्स फार्मूला, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि साइन कन्वेंशंस कैसे लेने हैं। ठीक है, तो अभी इस बारे में डिस्कस ना करें आप लोग। तो HI/HO को हम लोग विथ साइन लेना है। मतलब क्या हुआ इसका? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी रेज है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो नीचे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, उसको हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। और यहाँ पे उसी साइन के साथ उस वैल्यू को रखनी है HI/HO। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप लोगों को यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि मान लेते हैं कोई रे हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो उसका जो इमेज बन रहा है वो बहुत ही छोटा है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? हाइट ऑफ इमेज। HI का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ इमेज अप्रोक्सीमेटली निग्लेजिबल है। ठीक है, अगर छोटे में से बड़े को डिवाइड करें तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? निगेटिव ही आएगा। यानी मैग्निफिकेशन यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए कि इस केस का मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा। आई बात समझ में? मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है। और ये भी आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर कोई भी रियल इमेज होगी तो उसका मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। ये 101% ट्रू है। ठीक है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है। इस बात को आप लोग नोट में लगा लीजिए। नोट, मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज ऑलवेज निगेटिव। आई बात समझ में? ये देखिए रेस क्या है? रियली हम मीट कर रही है, इसलिए क्या है? रियल इमेज है। और रियल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होता है निगेटिव होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब मॉड ऑफ एम की बात करें, मॉड ऑफ एम इज लेस देन 1। यानी जो मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव साइन। अगर निगेटिव साइन ना देखें तो अगर यहाँ पे हम लोगों को देखना है तो हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो अभी मैंने लिखा था कि इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर, द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी इज इनवर्टेड इन नेचर। इनवर्टेड होता है ना, तो इन्वर्टेड का मतलब एक निगेटिव साइन होगा नीचे के साइड, और जो ऑब्जेक्ट रखा है वो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए पॉजिटिव साइन होगा। तो देयरफॉर अगर हम लोग कंसीडर करें तो माइनस HI/HO। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वो बहुत ही छोटी होगी। ठीक है, अगर इसका मॉड लेंगे तो पॉजिटिव HI/HO ही तो आएगा। समझ में आई बात? तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एम, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव साइन ही सिर्फ लेना है, अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना है। तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से कम आएगा।
ठीक है, एक केस डिस्कस हो गया। नोट कर लिए, सभी पॉइंट को नोट कर लें, तो हम लोग आगे केस सेकंड पढ़ते हैं। ठीक है, केस सेकंड इरेज कर दें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी, लिखिए, या तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी। सी क्या है यहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, या तो यहां पे लिख दीजिए बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। बियॉन्ड द सी या बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। मैंने इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर है। अब तो आप लोगों को कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पहचानने में दिक्कत नहीं हो रही है। कॉनकेव मिरर का मतलब आउटर साइड पॉलिशिंग होगी, केप साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कॉन्वेक्स का मतलब इनसाइड पॉलिशिंग होगी, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारा पोल है, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमारे पास क्या है? फोकस है। और कहीं ऑब्जेक्ट यहां पे मैंने रख दिया बियॉन्ड द सी या बिटवीन इन्फिनिटी और सी के बीच में। आई बात समझ में? अब देखिए ये पैरेलल रेज आएंगी। ठीक है, आप लोग स्केल पेंसिल से बनाइएगा, बहुत अच्छा और बहुत आसानी से इमेज बनेगा। ठीक है, मेजरमेंट, अब हमें ये तो रिलेशन पता है ना, सी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो फोकस होता है, फोकस इज इक्वल टू r/2। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में प्रूफ करवाया था आप लोगों को। ठीक है, इन सब का ध्यान दीजिएगा, इमेज बहुत अच्छे से बनेगी आप लोगों की। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये उसका पोल हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा फोकस है, फोकस है। ठीक है, तो इसके हेड साइड से, एरो साइड से एक पैरेलल रे, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें दो रेस चाहिए होंगी। तो पहली रे हम यहाँ से ले जाते हैं इसके हेड से। ठीक है, तो पैरेलल जाने वाली जो रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। आई बात समझ में? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होगी वो फोकस से पास करेगी। आई बात समझ में? और दूसरी रे हम लोग ले जाते हैं कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज अपने ही पाथ में वापस चली जाएगी, रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, तो दोनों रेज जहां पे मीट करेंगी वहां पे हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये पोजीशन होगा हमारे इमेज की। ठीक है, अगर ये हो गया ए बी, देन दिस पॉइंट इज नोन एज बी डैश एंड ए डैश। ठीक है, ये हो गई हमारी इमेज की पोजीशन। अब इस इमेज की बात करें तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? द इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। आई बात समझ में? ये जो बियॉन्ड द सी अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है,
अब दूसरी बात समझते हैं, ये रियल इमेज होगी या वर्चुअल। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रेस क्या है, रियल, रियली मीट कर रही है, इसलिए इमेज इज रियल, इमेज इज रियल, रियल इन नेचर, ठीक है। और दूसरी बात अभी मैंने बताया था आप लोगों को, नोट में लिखवाया था कि रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी दिस इमेज इज इन्वर्टेड इन नेचर, ठीक है। दिस इमेज इज इन्वर्टेड इन नेचर, दिस इमेज इज इन्वर्टेड इन नेचर, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड इन साइज, यानी ऑब्जेक्ट से जो इमेज की साइज है वो छोटी होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट से जो इमेज की साइज होगी वो छोटी होगी, डिमिनिश्ड इन साइज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है, एम, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। तो एच आई अपॉन एच ओ को हम लोग क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों बात को हम लोगों को क्या विद साइन रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एच आई क्या है हमारा, निगेटिव है, और एच ओ पॉजिटिव, यानी ओवरऑल क्या होगा, जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमारा निगेटिव आएगा। समझ में आई बात, मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। अगर मॉड एम की बात करें यानी पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो वो लेस देन 1 होगा। आई बात समझ में, इस बात को नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को रख लेंगे और देखेंगे कि इमेज कहाँ पे बनेगी, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है, फॉर्म बिटवीन, ये अगर हम लोग बियॉन्ड द सी रखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। दूसरी बात, ये रियल इमेज कैसी होगी, इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड इन साइज होगी, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी होगी इमेज। और दूसरी बात अगर करें मैग्निफिकेशन की तो मैग्निफिकेशन इसका निगेटिव आएगा जो कि लेस देन 1 होगा, ठीक है। इन सभी पॉइंट को नोट कर लें, नोट कर लिए। नाउ नेक्स्ट केस, केस नंबर 3, केस नंबर 3 हम लोग इसी में बना लेते हैं, ठीक है। केस नंबर 3 में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ही मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, तब क्या होगा पोजीशन इमेज का, फिर देखते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है ए, ये बी हो गया, ठीक है। और ये हमारा फोकस होगा, फोकस। तो इसके हेड एरो साइड से जो रेस पैरेलल जाएगी वो कहाँ पास करेगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। जो पैरेलल रे जाएगी वो कहाँ मीट करेगी, फोकस से पास होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जो होगी वो फोकस से पास होगी। नेक्स्ट हम लोग करवा देते हैं क्या, ऑब्लिक इंसिडेंस करा देते हैं। ऑब्लिक इंसिडेंस में क्या मैंने बताया था, ठीक है, ऑब्लिक इंसिडेंस में डायरेक्ट पोल पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं इमेज हमारी बनेगी जो कि होगी ए डैश और बी डैश। आई बात समझ में, ये पैरेलल मैंने ऑब्जेक्ट से एक रे यहाँ से ले गया, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें 2 रेस चाहिए होती हैं, इमेज किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमको 2 रेस चाहिए होती है, ठीक है। तो एक रे मैं ले गया कहाँ से, पैरेलल ले गया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेस कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। और मैंने अभी एक चौथा केस पढ़ाया था आप लोगों को, ऑब्लिक इंसिडेंस का। ऑब्लिक इंसिडेंस में क्या होता है, ये एंगल ये मान लेते हैं यहाँ से एंगल थीटा एंगल बनाया,
तो थीटा एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये नॉर्मल रे हो गई, तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन कहाँ पे उसका, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन क्या है इसका, इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC, समझ में आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इमेज क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, ठीक है। दूसरी बात लिख लेते हैं, इमेज कैसी होगी, रियल होगी। इमेज इज रियल, और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब साइज ऑफ इमेज, यही एक केस है जिसमें कि जो HI/HO का जो मैग्निफिकेशन जो आता है उसकी वैल्यू 1 आती है। मैग्निफिकेशन जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, ठीक है। मतलब लिख सकते हैं हम लोग, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन मैग्निफिकेशन अब भी निगेटिव आएगा। देख लीजिए आप लोग कि अगर HO की, यही तो है ना HO, ये हमारा HO हो गया यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO विथ साइन। तो साइन के साथ अगर रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को पॉजिटिव और उसके नीचे को माइनस, यानी HI/HO, ठीक है। सिंस हमें पता है कि एट दिस पॉइंट HI इज इक्वल टू HO, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड अगर HO ही लिख दे, माइनस HO/HO मीन्स क्या हो गया, मैग्निफिकेशन -1 आ गया। इसका मतलब जो इसका मैग्निफिकेशन होगा, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, मैग्निफिकेशन इज निगेटिव, ठीक है। और अगर मॉड M की बात करें तो मॉड M इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में, नोट कर लें इस बात को। यही एक केस ऐसा है जिसमें कि हाइट ऑफ इमेज जो होती है वो इक्वल होती है किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, और जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। समझ में आई बात। और मैग्निफिकेशन यहाँ पे निगेटिव आता है। अगर मॉड M की बात करें तो इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। नोट कर लिए, 1 2 3 इरेज कर दें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को अब हम लोग रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ये केस नंबर 4, केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट कहाँ पे हम लोग रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ बिटवीन, यहाँ पे लिख दीजिए बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। समझ में भाई, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं हम लोग,
आई बात समझ में? ये हो गया हमारा पोल, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखना है। ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए और बी, ठीक है। तो हमने एक पैरेलल ले गया, पैरेलल रे गई और मिरर से टकराने के बाद वो कहाँ पास करेगी? फोकस पे। फोकस से गई, आई बात समझ में? पैरेलल रे गई कहाँ से? फोकस से गई, ठीक है। अब दूसरी रे हम लोग कहाँ से ले जाते हैं? दूसरी रे ले लेते हैं हम लोग ऑब्लिक इंसिडेंस, यहां भी करा देते हैं। दूसरी रे ऑब्लिक इंसिडेंस करा देते हैं। ऑब्लिक इंसिडेंस कराने पे क्या होगा? ये रे कहीं ना कहीं कट करेगी, ठीक है, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आ रही ना बात? एक मैंने यहाँ पे ऑब्लिक इंसिडेंस कराया तो ये एंगल हो गया थीटा, ये भी एंगल होगा थीटा, ठीक है। समझ में आई बात? ये हो गया थीटा और रेस कहाँ पे मीट कर रही है? बियॉन्ड सी, यानी सी के बाहर। जैसे हम लोग एक केस पढ़े थे जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा था, तो हमारी इमेज बन रही थी कहाँ पे? बिटवीन सी एंड एफ पे बन रही थी। उसका जस्ट अपोजिट केस है कि हम लोग इस बार ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी बनेगी। तो ये हो जाएगा हमारा इमेज ए डैश और बी डैश। समझ में आई बात? ये हो जाएगी हमारी इमेज, ठीक है। अब बात करते हैं इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखते हैं हम लोग, ठीक है। पहली बात क्या करेंगे? कहाँ बन रही है इमेज? पोजीशन की बात करेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आई बात? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में पहले पोजीशन लिखेंगे, कहाँ पे बन रही इमेज, तो इमेज कहाँ पे बन रही है? बियॉन्ड सी बन रही है। दूसरी बात लिखेंगे इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। इमेज कैसी है? रियल इमेज है। और अगर रियल इमेज है तो क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी? इमेज इन्वर्टेड होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर, यानी कोई भी रियल इमेज होगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, इरेक्टेड नहीं हो सकती, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो इस बार अगर आप लोग देखेंगे तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है किसकी? इमेज की साइज, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कैसी है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज से बड़ा है, बड़ा है कि नहीं? तो यहां पे लिख सकते हैं इमेज इज इनलार्ज। क्या लिख सकते हैं? इमेज इज इनलार्ज। समझ में आ रही बात? कि इस बार जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज किसकी है? इमेज की हाइट है, तो इमेज इज इनलार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करते हैं हम लोग? मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन तो अब भी निगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन तभी पॉजिटिव हो सकता है जब दोनों ही ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही सेम साइड हो, ठीक है, तभी इमेज की जो बात करें तभी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे तो दोनों इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज की बात करें तो मैग्निफिकेशन निगेटिव ही आएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में जो मॉड ऑफ एम की बात करें तो मॉड ऑफ एम इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्यों ग्रेटर देन 1 हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो ज़्यादा है किसके? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसलिए अगर बड़े को हम लोग छोटे से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से ग्रेटर ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मॉड ऑफ एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। इन्हीं 5 चीज़ों को हमको बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पहले इमेज बनाइए, रे डायग्राम बनाइए,
ये हमारा क्या है, रे डायग्राम है। रे डायग्राम बनाने के बाद आप उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले आप इस पोजीशन पे इमेज बनाइए और रे डायग्राम बनाइए, रे डायग्राम बनाने के बाद इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये केस नंबर 4 है, सॉरी केस नंबर 4 है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा, एक केस हमने पढ़ा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे रखा, दूसरा केस हमने पढ़ा कहाँ पे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तीसरा केस हम लोगों ने पढ़ा कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और फोर्थ केस हम लोगों ने पढ़ा कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारे लिख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, नेक्स्ट केस होगा कि ऑब्जेक्ट को ही हम लोग कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, फोकस पे रखना है, ठीक है। तो नोट कर लिए, इरेज कर दें, ठीक है। Now next case is object is placed at focus. Object is placed at focus. ऑब्जेक्ट को ही हम लोग कहाँ पे रख दिए, फोकस पे रख दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, कॉनकेव, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारे पास पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ठीक है। अब फोकस पे ही हम लोगों को क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। फोकस पे ही हम लोगों को ऑब्जेक्ट रखना है, फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रखना है। अब पैरेलल रे जाएगी, पैरेलल रे गई, ठीक है। तो क्या करेगी ये, पैरेलल रे जो होगी, पैरेलल रे वो क्या करेगी, फोकस से पास होगी, पैरेलल रे फोकस से पास करेगी, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाएगी, ये देखिए एक रे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज जो होगी वो क्या होगी, वो अपने पाथ पे ही वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये रेस जो है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो ठीक है। हम अगर इसको आगे प्रोसीड कर दें, ठीक है, ये कहीं इन्फिनिटी पे मीट करेगी, ठीक है, इन्फिनिटी पे कहीं मीट करेगी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा, जो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज इस तरह से बनेगी, ए बी इमेज बनेगी, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस पे रखा, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, तो एक रे हम पैरेलल ले गए कहाँ पे, मिरर से टकराई, टकराने के बाद क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चली गई, मतलब सॉरी फोकस से पास हुई। अब दूसरी रे हम ले गए कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रेस क्या होती है, विदाउट डाइवर्ट हुए ही वो वापस चली आती है, ठीक है। तो ये कहीं पैरेलल रेस क्या होती है, हमें मानना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट केस पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट को ही इन्फिनिटी पे रख दिए थे, इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती है, पैरेलल। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी पैरेलल रेस जा रही है वो भी तो इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, ठीक है। तो उस केस के लिए ये इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में पहले हम लोग पोजीशन लिखेंगे, तो पोजीशन की बात करेंगे तो कहाँ पे इमेज बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बन रही है ना, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे,
कि पैरेलल रेज ले जाएंगे, ये दोनों रेज पैरेलल हैं, तो पैरेलल रेज जो हैं वो हमेशा कहाँ पे मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे ही मीट करेंगी। ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो रेज हैं वो एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसलिए ये इमेज कैसी होगी, इमेज इज रियल होगा, रियल इन नेचर, इमेज इज रियल इन नेचर। यानी ये जो रेज जो इमेज बनेगी इस पोजीशन पे वो कैसी होगी, रियल इन नेचर होगी, यानी ये इमेज रियली बनेगी। ठीक है। रेज जो है वो एक्चुअली मीट करेंगे, इसलिए इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी। ठीक है। और दूसरा, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इन नेचर, इन्वर्टेड इन नेचर। ठीक है। इन्वर्टेड इन नेचर होगी क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती ही है। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड इन नेचर बनेगी। ठीक है। वेरी वेरी इन लार्ज, वेरी वेरी इन लार्ज, समझ में आ रही बात, वेरी 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 इन लार्ज। ठीक है। या तो यहाँ पे लिख दीजिए हाईली मैग्नीफाइड, समझ में आ पा रहा है कि नहीं, बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी इसकी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी क्योंकि रेज जो है वो इन्फिनिटी पे मीट कर रही है, इन्फिनिटी पे मीट कर रही है, कितनी दूर पे मीट करेगी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। ये जो इमेज होगी वो हाईली मैग्नीफाइड होगी, वेरी वेरी इन लार्ज होगी या तो मैग्नीफाइड, ये दोनों ही वर्ड सही होंगे यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो तो अब भी निगेटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव आएगा। ठीक है। और नेक्स्ट बात, अगर मॉड ऑफ एम की बात करें तो मॉड ऑफ एम तो अब बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, 1 से ग्रेटर होगा। आई बात समझ में, 1 से बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है। समझ में आ रही बात, नोट कर लिए, एक बार रिपीट कर दें। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अगर फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगी इमेज, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, और इमेज कैसी होगी, रियल होगी, रियल इन नेचर, और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इन नेचर बनेगी, वेरी वेरी लार्ज होगी, दैट इज हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी। और नेक्स्ट मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, और मॉड एम की बात करें तो वो 1 से बहुत बड़ा होगा। ठीक है। ये सभी पॉइंट्स नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट केस हम लोग पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और कई बार ये पूछा जा सकता है, क्योंकि यही एक सिर्फ ऐसा केस है जिसमें कि कॉनकेव मिरर एक वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या मैंने रिपीट करिए कि ये वही केस है जिसमें कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, बाकी सभी केसेस में हमने देखा कि जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज बनाता है। ठीक है। तो नोट कर लिए, इरेज कर दें। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between, object is placed between focus and, object is placed between focus and pole। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिए हम लोग, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल के बीच में और फोकस में हमने रख दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और ये हो गया हमारे पास फोकस, और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, ये रख दिया ऑब्जेक्ट को। ठीक है। आई बात समझ में, ये मान लेते हैं ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है। मैं ले गया एक पैरेलल रे, पैरेलल रे कहाँ मीट करने, स्ट्राइक करने के बाद मिरर से कहाँ जाएगी, फोकस से पास करेगी, पैरेलल रे गई और स्ट्राइक करने के बाद मिरर से फोकस से पास हो गई। ठीक है। फोकस से पास कर गई। ठीक है। अब दूसरी रे हम लोग ले जाते हैं कहाँ से, ऑब्लिक इंसिडेंस करा देते हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस करा दिए। ऑब्लिक इंसिडेंस कराने की वजह से
ये रे कुछ इस तरह से पास हो जाएगी। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये दोनों रेज आपस में पैरेलल तो है नहीं कि इन्फिनिटी पे जाके मीट कर जाएंगी। यानी जैसे जैसे ये रेज दूर जा रही हैं वैसे वैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये रेज क्या है, डाइवर्जिंग इन नेचर है। डाइवर्जिंग इन नेचर है, ठीक है। ये रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो क्या ये कहीं मीट करेंगे, नहीं मीट करेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन रेज को हम लोग पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो शायद कहीं मीट कर जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मीट कर रही हैं और यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। तो ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। आई बात समझ में। ये जो मैंने फोकस पे मैंने रखा, फोकस और पोल के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को, तो एक पैरेलल रे गए जो कि फोकस से पास हुई, दूसरी रे हमने ऑब्लिक इंसिडेंस कराया। तो ये दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं, डाइवर्जिंग रेज कहीं पे मीट नहीं करेंगी। तो हमने क्या किया कि इन रेज को हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो एक जगह मीट की जहाँ पे ये इमेज बन गई, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है, पहले इमेज पोजीशन हम लोग लिखते हैं। तो पोजीशन की बात करें तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाहर तो नहीं देख सकते ना, ऐसा हमें दिखाई देगा कि ये जो इमेज बनी है, इमेज जो बनी है वो कहाँ पे बनी है, वो मिरर के अंदर बनी है, ठीक है। तो पोजीशन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर। यानी इमेज जो बन रही है वो क्या है, वो ऐसा दिखाई देगा कि वो मिरर के अंदर बन रही है, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, ये लिख सकते हैं हम लोग कि इमेज जो बन रही है वो किसके, इनसाइड द मिरर बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि रेज जो है वो एक्चुअली रेज तो मीट नहीं की, क्योंकि डाइवर्जिंग रेज तो कहीं मीट ही नहीं कर सकती हैं। तो ये हमने अपने से ही डाइवर्स कर दिया रेज को, ठीक है। ये हमने इन रेज को पीछे प्रोड्यूस कर दिया, तो ये कहीं मीट कर गई। तो इसलिए रेज अपीयर्स टू मीट है ना, सिंस रेज आर अपीयर्स टू मीट, therefore the image is virtual। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल नेचर की होगी, ठीक है। रेज अपीयर्स टू मीट है, इसलिए ये कैसी इमेज होगी, ये वर्चुअल इन नेचर होगी, ठीक है। अब नेचर हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए तो जिस साइड इमेज है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट भी रखा है और जो इमेज भी बन रही है वो भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि इमेज इज इरेक्टेड, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी, इरेक्टेड इन नेचर बनेगी, यानी दोनों ही मतलब कि एक ही सेम साइड है, सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, therefore we can say that image is erected in nature, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब बात कर देते हैं इमेज की कैसी है, इमेज मैग्नीफाइड है कि नहीं है। इमेज मैग्नीफाइड है, ठीक है। इमेज इज मैग्नीफाइड, समझ लिए ना। और नेक्स्ट पॉइंट में अब हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैंने बताया कि अगर इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों ही अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड में है तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप लोग देख भी सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI अपॉन HO। तो यहाँ पे HI भी पॉजिटिव होगा, HO भी पॉजिटिव होगा। ओवरऑल वी कैन से दैट कि मैग्निफिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों ही पॉजिटिव में है, इसलिए मैग्निफिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन कैसा आएगा,
पॉजिटिव आएगा, और अगर मॉड ऑफ एम की बात करें, मॉड ऑफ एम, तो इस बार भी लेस देन 1 आएगा। ठीक है, नोट कर लिए। अब हम सारे केसेस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बार में ही सभी केसेस को रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। दरअसल में यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि इमेज कहीं पे कभी इन्फिनिटी पे बनती है, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, कभी सेंटर पे। ठीक है, तो इस चीज को एक ही साथ में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस केस को पहले नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम लोग समझते हैं। सभी पॉइंट्स को एक बार समझ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा किसमें, मिरर्स फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहले एक बार इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद सभी केस को एक बार कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नोट कर लिए, इरेज कर दें। चलिए, तो फर्स्ट केस हमने कहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पहला केस हमने पढ़ा था कि जो इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है, वो हमने कहाँ पे रखा था? इन्फिनिटी पे रखा था। कहाँ पे रखा था? इन्फिनिटी पे रखा था हमने। आई बात समझ में? देखिए, ये मान लेते हैं हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। ये हमारे पास कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। आई बात समझ में? और ये हमारे पास क्या है? पोल है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। तो पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पे रखा था। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज, मान लेते हैं इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी थी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज क्या करती हैं? फोकस से पास होती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली रेज फोकस से पास करती हैं। ठीक है, और एक रे हम ले गए यहां से, दोनों ही कहां से पास करेंगे? फोकस से। तो पहली इमेज तो यहां पे मिल गई हमको। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बियॉन्ड द सी, सेकेंड केस। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब रखते हैं, तो दूसरी रे यहां से आके ये, वेट अ मिनट, बियॉन्ड द सी जब रखेंगे, तो ये देखिए, एक रे हम ले गए यहां से और दूसरी रे ले गए, वेट अ मिनट, जब ये मिरर से स्ट्राइक करेगी तो क्या करेगी? अपने ही पाथ में वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। आई बात समझ में? मैंने जब इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बनी इमेज, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए तो बिटवीन सी और एफ। यानी जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ ले चलेंगे, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास चलेगा और इमेज उतनी पीछे चली जाएगी। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें इमेज को, ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा? उस केस में क्या होगा? ये पैरेलल रह जाएगी। ठीक है, ये यहां पे आ जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए, दूसरी रे ले गए हम कहां से? सॉरी, ठीक है, दूसरी रे भी हम फोकस से ही ले जाते हैं। ठीक है, फोकस से जाने वाली जो रेज होगी वो क्या होगी? वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। आई बात समझ में? जो फोकस से रे जाएगी, जो रे फोकस से जाएगी, वो किसके पैरेलल होगी? वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और देखिए, जो इमेज की साइज होगी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। देखिए, जैसे जैसे हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट को पास ले चल रहे हैं मिरर के, वैसे वैसे इमेज जो है वो मिरर से दूर जा रही है। और ये भी देखिए कि जब हमारी ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ था,
तो इमेज यहाँ पे छोटी बन रही थी, इन्फिनिटी पे इमेज बहुत छोटी बनी, उससे पास में लाए तो उससे थोड़ी मैग्नीफाइड बनी, फिर उससे पास में ले आए तो दोनों बराबर हो गई, फिर उसके पास ले जाएंगे तो बियॉन्ड सी, यानी अब यहाँ पे अगर इमेज से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज की साइज क्या होगी, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बढ़ने लगेगी, और जब फोकस पे रखेंगे तो हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये बातें अब आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। पोजीशंस ऑफ इमेज अच्छे से याद कर लें। ये सभी अगर आप सबको अच्छे से तैयार है तो आगे जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे उसमें बहुत आसानी होगी। अच्छे से ही हम लोग क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं कहाँ पे इमेज बनेगी, क्या होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।